अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट डे है क्यूएम का। हम लोग चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्यूएम का पेपर क्या होता है, किस तरह से आएगा और आप उसको कहाँ पे जाके जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, कंप्यूटर लैब्स कौन सी होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा बच्चे, क्वांटिटेटिव मेथड्स, अब क्वांटिटेटिव मेथड इसके टू पार्ट्स हैं, एक मैथमेटिक्स पोर्शन और एक स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। मैथमेटिक्स पोर्शन में बेटे आपके पास चैप्टर 1 to 6 हैं। ओके, और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 7 to 15। अब इसका पेपर कितने मार्क्स का होता है जी? पेपर इसका 100 मार्क्स का होता है। ओके, टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है। कितने एमसीक्यूज आएंगे? 50 एमसीक्यूज आएंगे। अब ये 50 एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है बेटे? 20 to 25 एमसीक्यूज जो हैं ये मैथ पोर्शन में से होंगे। 20 to 25, मिनिमम कितने हो सकते हैं? 20, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में से एमसीक्यूज कितने होंगे जी? 25 to 30। अब किस तरह से बेटे? अगर यहाँ से 20 आएंगे तो यहाँ से 30 आएंगे, यहाँ से 22 आएंगे तो यहाँ से 28 आएंगे, यहाँ से 24 आएंगे तो यहाँ से 26 आएंगे। ओके, क्लियर है जी? अब इसका टाइम कितना होता है? टाइम होता है जी 2 आवर्स का। $120। ओके, मोस्टली जो आप लोगों को लैब्स मिलती हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिलती हैं, वीयू के। ठीक है जी। अब वीयू के सब सेंटर जो है ना वो जगह जगह पे हैं, जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम टाउन में भी है, ठीक है जी, फिर गड़ी शॉप में भी है, फिर शालीमार लिंक रोड पे भी है, जितने मैंने आते जाते देखे हुए हैं। ठीक है जी, डेविस रोड पे भी है। तो इस तरह से लाहौर में ही इसके बहुत ज़्यादा सब कैंपसेस हैं। ठीक है जी, वो लैब बनाई होती है, ये तो सारी की सारी ऑनलाइन स्टडी है, तो उन्होंने लैब्स बनाई होती है, स्टूडेंट वहाँ पे जाके लेक्चर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको वीयू की लैब्स मिलेंगी और आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। अगर हम लोग 120 मिनट्स को 50 एमसीक्यूज़ के साथ देखें तो हमारे पास कोई 2 मिनट और अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 सेकेंड्स बनते हैं। ओके, इतने ही बनेंगे ना जी? तो ये आपके पास टाइम होगा और हमने इसी टाइम में इस पेपर को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है जी कि सर जी इसमें तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है जी, तो बुक है ना जी, शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, तो कैसे एडजस्ट होंगे 2 मिनट 10 सेकंड में? तो बेटे ऐसे होगा कि अगर एक एमसीक्यू उसने आपको की पॉइंट दे दिया है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो तो आप रीड करेंगे तो 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। उससे रेलिवेंट ऑप्शन जैसे कोई डेफिनेशन है, कोई की पॉइंट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो 10 सेकंड्स में हो गया। अब जो उसका टाइम बचा है वो दूसरे एमसीक्यू में एडजस्ट हो जाएगा और आपको 4-5 एमसीक्यूज़ ऐसे मिलेंगे जो जिन पे आपको कोई 5 मिनट लग जाएंगे। बाकी सारे एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो 2 to 3 मिनट में इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे 10 to 12 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो 10-15 सेकेंड्स में ही कवर हो जाएंगे। तो आप इजीली 100 मिनट्स के अंदर पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप वो वाला पैटर्न यूज़ करेंगे जो मैं आपको साथ साथ गाइड करता चला जाऊंगा
कि कौन सा चैप्टर आपने पहले स्टार्ट करना है, कौन सा उसके बाद स्टार्ट करना है, यानी कि जिस जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आपने पहले अटैम्प्ट करने और किस किस चैप्टर में से आपने क्वेश्चंस को बाद में अटैम्प्ट करना है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है जी। यहाँ पे अभी मुझे तो ये बता दिया गया है कि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मैंने टीच करना है, ठीक है जी। अब अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन मेरे पास नहीं है, आपको टाइम टेबल सेंड हुआ है, उसमें मैथ का लेक्चर आज है, इसका मतलब फिर जाहिद कभी साहब भी आएंगे, ठीक है जी। अगर वो उन्होंने उसको रोका होता तो इसके बाद शायद वो भी मेरे पास ही आ जाता, लेकिन चूंकि आज लेक्चर लग गया है तो इसका मतलब है कि वो जाहिद कभी साहब आपको आके टीच करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 7 से 15 तक लेके चलूँगा, 1 से 6 तक जो है वो सर जाहिद साहब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है जी। ये तो इनका तो इंट्रोडक्शन देखें कितना आसान सा है। मुझे सारी तकरीर करनी पड़ती है कि मैंने ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, वो भी, बीएस भी बताया, एमएससी भी बताई, एमफिल भी बताया, ठीक है जी, फिर पीएचडी भी कंटिन्यू बताई, फिर बीएड भी बताया। वो आगे कहते हैं जी मिस्टर जाहिद का भी एफसी है, सारी कहानी ख़त्म, ठीक है। सामने बैठे हुए बंदों को भी पता चल जाता है कि इन्हें सीए किए हुए एटलीस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है जी। अब इन्हें पढ़ाते हुए 22 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है जी। सीए के बाद, सीए उससे पहले का, ठीक है जी। लेकिन ये कि सिर्फ वो इतना सा इंट्रोडक्शन दे दें तो उनका काफ़ी होता है और मुझे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करनी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, हम लोग चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा। सर जी 7 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? फ़ौरन क्वेश्चन आता है ना जी, सर जी चैप्टर तो हमारे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर 7 से स्टार्ट करें। बेटे 7 जो चैप्टर है ना वो है थ्योरेटिकल चैप्टर को करते हुए ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल में अच्छे होते हैं और थ्योरेटिकल में अच्छे नहीं होते, उनको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 8 करेंगे ना तो चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक के साथ साथ आधे से ज़्यादा चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। और जब आप टॉपिक के साथ साथ डेफिनेशंस को डील करोगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और वो थ्योरी भी साथ साथ रेडी होती चली जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। आप ये वाला फोबिया तो कभी भी ना लेके आएँ, ये वाली माइंड में बात तो कभी भी ना लेके आएँ। हम लोग मेडिकल के हैं और ये हमारे गले जो है ना वो अजाब पड़ गया, अब मैथ स्टैट भी पढ़नी पड़ेगी। बच्चों 0 से स्टार्ट करूँगा, जिस तरह से बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना जी, ऐसे चलेंगे हम लोग। ABC से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं। फर्स्ट टाइम पे भी जब आप इंटरमीडिएट में भी आते ना, अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया होता तो वहाँ पे पार्ट 1 में आकर स्टार्ट शुरू करते ना, वहाँ से भी जीरो से स्टार्ट करते हैं। आप समझ लें आपने 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को 0 से स्टार्ट करवाऊंगा। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं है कि ये अज्यूम कर लिया जाए कि नहीं इनमें से कोई ऐसे होगा जो पहले पढ़ के आया होगा, ना ना, पढ़ के भी आए तो अपने पास संभाल के रखें। हम लोग 0 से स्टार्ट करें, ठीक है जी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा। बेटे जिस तरह से ये मैंने बुक लिखी है ना जी, बच्चों जैसे जैसे लेक्चर चलता जाएगा ना आपका एक एक पेज ख़त्म होता चला जाएगा, एक एक 1.5 2 पेज जितने भी हैं, लेकिन एक पैटर्न के साथ। जैसे मैंने लेक्चर डिलीवर करने वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्का रट्टा है मेरा, मुझे सारी चीज़ें वैसे ही याद है पूरी बुक में मैंने क्या क्या लिखी हुई हैं, ठीक है जी। आपके पास बुक होगी, मैंने इसी तरह मार्कर के साथ आना है और मैंने आपको आके सारा कुछ करवा देना। और आप देखिएगा डेफिनेशन भी वही है जो इसके ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी, ठीक है। रट्टा बहुत अच्छा है, हाफिज़ों से भी ज़्यादा रट्टा है, ठीक है। आपके सामने होगा, आप देखिएगा। अच्छा जी, हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन लिखी हुई है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, इसको होल्ड करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी देर बाद बताता हूँ। स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ
मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये मैंने होल्ड कर ली। ये अभी बताता हूँ बस। सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो है जी एवरेज। सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, सिंगल वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। एक ऐसी वैल्यू जो डाटे के अप्रोक्सीमेट सेंटर में लाई करती है और पूरे के पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। चलिए जी, मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 150 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मैं कोई 10-15 का सैंपल लेता हूँ। 15 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया। अब उन सैंपल से मैंने क्या किया जी, उन 15 स्टूडेंट्स की मेजरिंग स्केल के ऊपर हाइट मेजर कर ली। किसी स्टूडेंट की हाइट आई 5 फीट 2 इंचज़, ठीक है जी। किसी की 5 फीट 7 इंचज़, किसी की 5 फीट 9 इंचज़, किसी की 5 फीट 11 इंचज़, किसी की 5 फीट 3 इंचज़। इस तरह से मेरे पास ये 15 स्टूडेंट्स की हाइट आ गई। मैंने इन सारी हाइट को जो है ना वो ऐड किया और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई और वैल्यू मेरे पास आई 5 फीट और 7 इंचज़, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से क्या चीज़ कहूँगा, मैं कहूँगा जी ऑन एवरेज इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेट 5.7 है, यानी कि 5 फीट और 7 इंचज़ है, राइट। अब यहाँ से मैंने क्या किया जी, सिर्फ 15 स्टूडेंट से मैंने यहाँ पे 150 जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन सब की हाइट के बारे में बता दिया कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट है वो ऑन एवरेज 5 फीट और 7 इंचज़ का, ठीक है जी। क्लियर है जी। अब ये क्या हुआ, ये डाटे के सेंटर में वैल्यू लाई कर रही है। हो सकता है यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हो जो 6 फीट के हों और 6 फीट से भी एक आध इंच उनका हाइट ज़्यादा हो। कुछ ऐसे भी हों जो कि छोटी दुनिया से हों जिनकी हाइट 5 फीट से भी कम हो, ठीक है जी। तो दोनों के दरमियान में ये वैल्यू लाई कर रही है 5.7, ठीक है जी, 5 फीट और 7 इंचज़। तो ये देखें, ये डाटे का अप्रोक्सीमेट सेंटर बनता है और ये पूरे के पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को ये एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू a single numerical value which lies in the center of the data and represents the whole data। अब बेटे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एवरेजेस होती हैं, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। ये तो थी मेन टाइप्स। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर दो सब टाइप भी आ जाती हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन, ठीक है जी। ये सारी की सारी आपके पास क्या है बच्चे, एवरेजेस है, ठीक है जी। हम इन सब को 1 बाय 1 स्टडी करें। अच्छा जी, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास क्या जी टाइप्स क्या हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे याद नहीं रहा इसको साइलेंट पे लगाना। अच्छा जी, टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, अरिथमेटिक मीन, और इसी के बाद बेटे इसकी सब टाइप आ गई वेटेड, वेटेड मीन भी कहते हैं इसे और वेटेड अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। और इसके बाद क्या है जी, कंबाइंड मीन,
फिर बेटे आपके पास सेकंड टाइप आ गई ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, आप में से ये देखें, ये सारे वही काम कर रहे हैं। बच्चों नोट नहीं करना, ठीक है। ये टीचर और आ गए हैं, ठीक है। पहले होता था नोट लाजमी करो, ठीक है। अब ये बुक आपको लिख के इसी पैटर्न पे दी, ये आपके नोट्स हैं। आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी ना, इसी को ही काला नीला पीला करना है, इसी के ऊपर ही आपने जितना हो सकेगा गंद मारना, ठीक है। समझ आ रही बात की? जो चीज़ बुक के ऊपर एज इट इज़ लिखी हुई ना, उसको दोबारा लिख के टाइम वेस्ट ना करें, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई बात बता रहा हूँ, आप लिखने के चक्कर में वो पूरी की पूरी लाइन गुजार देंगे कि मैंने बताया क्या है। जब आपकी बुक में लिखी हुई है ना, उसी को अंडरलाइन करें, चलता रहने दे लेक्चर उसी तरह से। जो कीवर्ड है सिर्फ कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा जी, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा, सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा, होल डाटा और सेंटर ऑफ द डाटा, ठीक है जी, सिंगल वैल्यू। तो इस तरह से जो कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करना है बस, और लेक्चर आपका चलता चला जाएगा। अगर कोई मैंने एग्जाम्पल दी है, कोई एग्जाम्पल करवाई जो कि आपकी बुक में नहीं है, खुद से करवा ली, वो जिस टॉपिक से रेलिवेंट है उसी के साथ लिख लो, बुक के ऊपर ही लिख लो, घर जाके नोट्स बना लो अगर बनाने एक्स्ट्रा तो। समझ आ रही बात की? यहाँ पे आप डबल नहीं चलें कि आप यहाँ से भी साथ साथ लेक्चर भी ले रहे हैं और साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। नोट करते हुए आप जो है ना, वो मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुन नहीं सकते। बात सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई कैप ने आपसे छोटे छोटे की पॉइंट से MCQs बनाने हैं। मैं आपको बताऊँगा भी, ठीक है। परेशान नहीं होना, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे। वो मैं हर क्लास में एक बात करता होता हूँ। मेरे भाई ने एक दिन एग्जाम्पल दी, बड़े भाई ने, ठीक है जी। वो कहते कोई बात इस तरह से हुई, तो मैं बताया कि ऐसे ऐसे लेक्चर हो। कहते यार नवा नवा मुसलमान करके तरावियाँ नहीं पढ़ाई दियाँ, ठीक है। तो अभी आप नए नए मुसलमान हुए, अभी आपको तरावियाँ नहीं पढ़ानी, अभी सिर्फ 2-2 नफल पढ़ाने, ठीक है। 2-2 नफल पढ़ाने के बाद जब हमारा सेशन कोई 1.5-2 माह का गुजर चुका होगा, फिर आपको तरावियाँ पढ़ाएंगे। जब हमारा सेशन एंड होने वाला होगा, फिर शबीना पढ़ाएंगे। याद है? एक ही रात में 10 सिपारे। फिर इंशाल्लाह उस तरह से चलेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है वो 2-2 नफल पे ही इक्तफा करेंगे। ये क्लास 8 बजे शुरू होती है, ठीक है, और 8 बजे शुरू होती है, ठीक है। आपने कल से ये माइंड में रखना है। अच्छा जी, सेकंड आ गया जी ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन, और फोर्थ आपके पास आ गया जी मीडियन। और मीडियन के आगे जो है ना, ये फर्दर कुछ सब टाइप्स हैं जिनको हम लोग इन जनरल फ्रैक्टाइल्स कहते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग उसको क्या कहते हैं? पहला आता है जी क्वार्टाइल्स, फिर आता है जी डिसाइल्स, फिर आता है जी परसेंटाइल, ठीक है जी। और इन तीनों को अगर हम इन जनरल रीड करें तो इसको कहते हैं फ्रैक्टाइल्स। ये लिखना था, देखें ना, फ्रैक्टाइल्स नहीं लिखा हुआ, तो ये आपने नोट कर। अब मुझे पता ना नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो लास्ट टाइप है हमारे पास कौन सी? मोड, ठीक है जी। ये है जी आपके पास एवरेजेस। अब सबसे पहले हमने बात करनी है, तो बात करनी है अरिथमेटिक मीन की। ये है जी हमारा पहला टॉपिक, यहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले जो बातें की गई हैं वो सारी इंट्रोडक्टरी गपशप थी, ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया जी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा बेटे, वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है। वैल्यूज लिख लें, आइटम्स लिख लें, ऑब्जर्वेशन लिख लें,
जो भी आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड AM अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन को डिनोट किसके साथ किया जाता है स्टूडेंट्स? मोस्टली इसको डिनोट जो है वो x बार और y बार के साथ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं x के साथ। इट इज डिनोटेड बाय x बार एंड डिफाइंड एज अब देखें आपके पास क्या है जी, 2 टाइप्स का डाटा होता है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ठीक है जी, दोनों के बारे में बताता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं अनग्रुप डाटा की। फॉर अनग्रुप डाटा फॉर ग्रुप डाटा अब अनग्रुप डाटा के अंदर जो फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का, अगर आपने मैट्रिक में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, समीशन x/n। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा समीशन x/n। समीशन x का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ पे n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। अच्छा जी, हम लोग कुछ रफ से वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की हाइट की। चलें जी, हाइट वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स की हाइट है, मेरे पास कोई 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट आ रही है, मैं फीट के अंदर ही लिख लेता हूँ सारी की सारी हाइट स्टूडेंट्स की, या सेंटीमीटर में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, यहाँ पे लिखते हैं जी कंप्यूट अरिथमेटिक मीन। नज़र आ रहा है सबको? इधर नज़र आ रहा है जी? नहीं नज़र आ रहा? वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। दे दीजिएगा वाइट बोर्ड साफ करने डिवाइस यहाँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिक मीन की एग्जांपल की। तो मैं 5-6 स्टूडेंट्स की हाइट ले लेता हूँ और सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। सेंटीमीटर में अगर बात करूँ ना तो मेरी हाइट है जी 5 फीट और 8 इंचज़। ठीक है जी, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मेरा ख्याल है 171 या 173 आता है। ठीक है जी, तो अगर मैं सेंटीमीटर्स के अंदर हाइट लिख लूँ तो कुछ मैं पहले लड़कियों वाली हाइट लिख लेता हूँ। 151 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लड़कों वाली हाइट लिख लेते हैं 173 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर, और एक आध और लिख लेते हैं 162 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई 5 to 6 स्टूडेंट्स आ गए, इनकी हाइट आ गई सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है जी, अब हमने इसका क्या करना है जी? अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। कीजिएगा, कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है? कैसियो का लेना है आपने कैलकुलेटर, और इसका मॉडल कौन सा होगा? FX 991 ES+। ये वाला कैलकुलेटर लेना। अगर किसी के पास ये नहीं है तो ले आए, अभी नहीं चले जाना, कल तक ले आए। लेकिन कैलकुलेटर के बगैर आना जो है ना वो किसी काम का नहीं इस क्लास में, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर हम लोग चल नहीं सकते। ठीक है जी, 987 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी? 6, 164.5, 164.5। बेटे ये एवरेज हाइट आ गई 164.5। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट लिखें तो वी कैन राइट इट एज 165 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है जी? अच्छा बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि मैं अभी बात कर रहा था एवरेज के हवाले से। तो देखें जी, अब मैं एक सिस्टमेटिक एग्जांपल लेने लगा हूँ।
सिस्टमेटिक किस तरह से कि उनके दरमियान सारा के सारा गैप जो है ना वो सेम है। जैसे कि एक वैल्यू क्या है जी 2 और सेकंड 4 और 6 और 8 और 10। अब ये देखें ये सारी की सारी वैल्यूज़ के दरमियान 2 2 का गैप है, राइट। अब इसका अगर मैं मीन देखूँ ना तो मैंने अभी बात की थी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। तो इसका मतलब इसका मीन क्या है 6 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो सिस्टमेटिक गैप है, 2 2 का ही गैप है हर एक वैल्यू के अंदर। क्लियर है जी। तो 5 वैल्यूज़ हैं, जो मिड वैल्यू वो आपकी क्या है जी एवरेज है। चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, तो ये क्या आ गया जी 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6। ओके। अब यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है, ठीक है जी। इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा। ये बात ठीक है कि गलत है? अरिथमेटिक मीन इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा सेट। और अगर मैं ये कह दूं अरिथमेटिक मीन में बी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा सेट, ये ठीक है। स्टेटमेंट की समझ आ रही? अब बेटे यहाँ पे देखें ये एक आपका एमसीक्यू है और ये मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है। अगर आप देखें तो ये एमसीक्यू नंबर 7 देखिएगा पेज नंबर 121 पे, पेज नंबर 121 पे एमसीक्यू नंबर 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने साथ साथ टॉपिक के लिख दिए हैं। बेटे देखें बुक को किस तरह से अरेंज किया लेक्चर वाइज। टॉपिक है, टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के फ़ौरन बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आई कैप के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आई कैप ये वाले एमसीक्यू पूछता है, इसमें मैं लास्ट वाले एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीन, इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा सेट। इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन डाटा सेट। गलत है, क्योंकि ये बात तो यहाँ पे गलत हो गई। ये देखें इसमें 164.5 है कहीं पे, 164.5 तो नहीं ना है। ये चाहे लिखें या ना लिखें, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया था, लिखने की जरूरत नहीं। मैं सेंटीमीटर में लेके आ रहा था इसलिए अप्रोक्सीमेट कर दिया, पॉइंट में भी रहने दें। ये यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू कहीं पे भी, तो मस्ट वाली कंडीशन तो नहीं आ सकती, मे बी वाली आ सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो कैसे सकती है, ये आपके सामने, ठीक है जी। ये दोनों एग्जाम्पल मैं देता ही इसलिए हूं ताकि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करवा सकूं कि आपको पता चल सके कि बच्चे यहां पे हमारे पास क्या है जी। अगर वो कह देता है इट मस्ट वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा सेट, तो मस्ट वाली कंडीशन के साथ ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रोंग हो गई, ठीक है जी। और अगर ये मे बी के साथ आती तो यही स्टेटमेंट क्या होती, करेक्ट होती। अच्छा जी, सेकंड स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा देयर मे बी मोर देन वन मीन। एक ही मीन होता है यार, एक से ज़्यादा तो नहीं ना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखें ज़रा ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट वाली ऑप्शन हाईलाइट हुई है, बोल्ड है। चलें जी, ओके जी, क्लियर है जी, पॉइंट समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, पक्की बात है। अब ज़रा मैं अनग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको देता चलूँ। बच्चे जब भी आपको रा फॉर्म के अंदर डाटा दिया जाएगा ना, रा फॉर्म में कोई 5 6 8 10 12 15 वैल्यूज़ इस तरह रैंडम दी जाएंगी, सिर्फ वैल्यूज़, और आपसे कहा जाएगा कि इसका मीन कैलकुलेट करें, तो बेटे ये डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा है। अगर बेटे डाटे को एक टेबल के अंदर अरेंज करके दिया जाए जिसमें आपके पास क्लासेस और उसके साथ फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड हो, तो बेटे वो वाला डाटा आपके पास क्या होता है, ग्रुप डाटा। अगर आप इसी को ही ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास पेज 120 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 120 पे ज़रा देखिएगा, तो बेटे आपके पास यहाँ पे देखें ये फर्स्ट 2 कॉलम जो हैं मंथली सैलरी और इसके साथ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पीपल। तो ये जो नंबर ऑफ़ पीपल लिखे हुए हैं ये आपके पास एफ है, फ्रीक्वेंसी है, और इसके साथ पीछे क्लासेस हैं। अगर इस तरह से डाटा दिया जाएगा तो ये क्या है जी, ग्रुप डाटा। समझ आ रही बात की? और अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से रा फॉर्म के अंदर डाटा दिया जाए, कुछ आपको 8 10 12 15 कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे दी जाएं और उससे कहा जाए कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करो, तो बच्चों कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है, पक्की बात है। चलें जी, अब यहाँ पे देखिएगा कि बेटे
ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं जी कि इधर तो नज़र ही नहीं आएगा, फिर बात वहाँ पे यहाँ पे ले लेते हैं जी। एक एग्जांपल और लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि अगर उसने अरिथमेटिक मीन आपको दे दिया हो और क्वेश्चन के अंदर कोई एक वैल्यू मिस कर दी हो तो हमने वो मिसिंग वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा if मीन इज इक्वल टू 6। मीन का वर्ड भी कह सकता है, अरिथमेटिक मीन भी कह सकता है। अगर सिंपल मीन भी बोल दे तब भी अरिथमेटिक मीन की ही बात कर रहा है। ओके, क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है जी, मैं लिख देता हूँ 2x 6 8 10। अब उसने आपसे अरिथमेटिक मीन नहीं पूछा, अब उसने क्या किया है, मिसिंग ऑब्जर्वेशन पूछी है। अरिथमेटिक मीन तो उसने खुद दे दिया है, ये देखें x बार तो उसने खुद दे दिया है, ठीक है जी। x बार आपके पास मौजूद है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो वैल्यू आनी है ना वो फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही। ये तो वैसे बड़ा सिस्टमेटिक सा डाटा है तो यहाँ पे तो आपको ऐसा समझ आ जाएगी, लेकिन वो रैंडम वैल्यूज दे सकता है। कोई दे दे 5 16 15 और दरमियान में एक मिस करके एक 29 और एक 37 इस तरह भी दे दे, तो आपने वो मिसिंग ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है मैं आपको बता दूं। 9। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है जी, आपके पास आ गया जी इसका फार्मूला x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, यही फार्मूला पड़ा जी, क्लियर है जी। अनग्रुप डाटा के साथ अरिथमेटिक मीन क्लियर है ना जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा, नहीं लगेगा एंड तक इंशाल्लाह। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा x बार क्या है, अरिथमेटिक मीन आ गया। अच्छा जी, इस x को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, 26 2 + 6 8 8 + 8 16 + 10 26 प्लस x, क्योंकि ये भी तो इसमें ऐड करना है ना। अब इसको डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आगे 5, ठीक है जी। यहाँ पे समीशन x ही आता है ना, तो समीशन x की जगह पे x के अलावा बाकी सारी वैल्यूज को ऐड करके उसमें हमने प्लस x लिख दिया, क्लियर है जी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा ये 5 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो 5 6 30, ओके। और यहाँ पे 26 प्लस x, तो ये इसमें से माइनस किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 30 - 26 विच इज इक्वल टू 4। तो बेटे यहाँ से 4 ही मिसिंग था, तो हमारे पास क्या आ गई, मिसिंग ऑब्जर्वेशन आ गई, क्लियर है जी। अभी हमने बेटे आज स्टार्ट किया है जो इसके की पॉइंट्स हैं ना जी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज के लास्ट पे की पॉइंट हैं और बुलेट के साथ वो 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है जी। कल मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी टॉपिक के साथ जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब मैंने की पॉइंट वर्ड क्यों यूज़ किया बेटे, कहीं पे लिखा होता है प्रॉपर्टीज़, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सारी चीज़ें। अब हमारी गेम क्या है, एमसीक्यूज़ टाइप है, हमें वो ये तो कहेगा नहीं राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, मैनुअल पेपर तो है नहीं, उसने हमें एमसीक्यू बना के देना है, हमने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही नाम उनको दे दिया कि की पॉइंट्स। तो हमने वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे साथ साथ रेडी करने। मैं यहाँ तक कहूँगा कि बेटे अगर फार्मूला भूल जाए तो भूल जाए, की पॉइंट नहीं भूलना चाहिए। जो की पॉइंट आप लोग छोड़ेंगे ना वही एमसीक्यू आएगा, समझ आ गई। जो आप में से जो की पॉइंट छोड़ता जाएगा ना वो ये समझता जाए कि ये एक एमसीक्यू मेरा माइनस हो रहा है, समझ आ रही बात की। तो टॉपिक के की पॉइंट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।